हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप का जो तैयारी है बिहार दरोगा के लिए या जो बिहार एसएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत एनर्जी के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन जो है आप देख लीजिए, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो बिहार जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था मेंस पेपर का, उसी का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और जो 20 से 25 प्रश्न जो पूछे जाते हैं मैथ का, उसके लिए भी अलग से जो मतलब जो टीचर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं मैथमेटिक्स के, वो आपको यहाँ से मैथ का जितने भी प्रश्न होते हैं वो आपको करवाएंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। और तैयारी एकदम सेट रोज़ 1-2 लगाइए, ठीक है। जो कमी जहाँ पे रह गया है उसे कोशिश करिए जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि 1 महीने के अंदर में तैयारी समझिए कि पिकअप पे होती है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के करना चाहिए। तो हम लोग प्रश्नों का जो मूल्यांकन करेंगे, इससे भी आपको पता चलेगा कि हमें तैयारी इस मूवमेंट में करना चाहिए ताकि अधिकतर प्रश्न को टैकल किया जा सके, ठीक है। और एक बात और बता दूं आप सभी लोगों को, हमारे यहाँ जो मैथमेटिक्स का जो 5 मिनट का जो शो चल रहा है, साथ ही साथ आपको जीएस का जितने भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस को लेकर के, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी हो, इसके लिए भी 5-5 मिनट का जो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को किया जा सके, तो एक शो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज ही से वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें होगा कि अगर आप उससे 5 मिनट या 3-4 मिनट अगर आप टाइम देते हैं तो वहाँ से एक प्रश्न की संभावना बन जाती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो जीएस का पार्ट हो या आपके मैथ हो, रीजनिंग का पार्ट हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे पहला आप देख रहे हैं, बिहार एसआई का मुख्य परीक्षा हुआ 2018 में। 2018 में एग्ज़ाम हुआ और इसी से संबंधित जो आज हम लोग प्रश्न देखेंगे, 100 प्रश्न पूछा जाता है मेंस में। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। सुनहरा चावल, जिसको गोल्डन राइस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। सुनहरा चावल कहता है कि किस रोग के बचाव में सहायक होता है, ठीक है। और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। यह चावल का एक किस्म है, ठीक है, जिसको हम लोग गोल्डन राइस बोलते हैं। और यह जीरोफ्थैल्मिया जो रोग होता है, जिसको अंधता बोलते हैं या रतौंधी बोलते हैं, जो विटामिन ए की कमी से यह रोग होता है, उसी के बचाव में यह सहायक हो जाता है। जैसे देखते हैं विटामिन ए का अगर देखा जाए हम लोग यहाँ पे, तो यह एक चावल का प्रजाति है जो बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए का पूर्ववर्ती है। और इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया गया है सुनहरा चावल को, ठीक है। और यह सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन ए की जो मात्रा होता है वो भरा होता है। जैसे में आप देख सकते हैं, विटामिन ए का स्रोत अगर देखा जाए तो गाजर को भी माना जाता है। गाजर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अभी के समय में गोल्डन राइस में भी अगर आप खाते हैं तो विटामिन ए की कमी आपको पूरा कर देता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल हमारा दूसरा, आप देखिएगा, दूसरा सवाल जो है यह इकोलॉजी से सवाल पूछा जाता है। और इकोलॉजी से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं निश्चित तौर पे आपको दारोगा के मेंस में। चलिए इसको यहाँ करते हैं। कहता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर सितंबर 1987 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस पे जब देश, कोई भी देश अगर हस्ताक्षर करता है तो उसे ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी यानी कि CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अन्य ओजोन परत को क्षय करने वाले जो भी पदार्थ है, उसे धीरे धीरे बंद कर दिया जाए। और यह प्रभावी आपको हुआ 1 जनवरी
1989 से यह जो संधि है यह प्रभावी हो गया। ठीक है, और इससे संबंधित बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित हो जाता है, तो ओजोन परत का जो संरक्षण है इसी से संबंधित है ये। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखें। देखिए फिर से आपको यह सवाल पूछा बायोलॉजी से। अक्सर बायोलॉजी से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना, और ये भी गलत है कि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। चलिए, टाइफाइड जिसको मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं, कहता है कि किसके कारण फैलता है टाइफाइड। तो ये देखिएगा, यह एक जीवाणु जनित रोग है और यह पानी एवं खाद्य पदार्थों से होता है। जो दूषित पानी या खाद्य पदार्थ जो खाते हैं, है ना, उससे यह टाइफाइड जो है यह रोग हो जाता है। देखिए, दूषित पानी या भोजन के कारण होता है, यह जीवाणु जनित रोग है। इसका कारण है सैल्मोनेला टाइफाई, जो जीवाणु है जिसके कारण यह टाइफाइड जो बीमारी है वो हो जाता है। ठीक है, तो बीमारी से संबंधित जो अगर जैसे देखा जाए जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, है ना, प्रोटोजोअल, फंगल, जितने भी बीमारी है अगर आपके पास ये है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो यहाँ से जितने भी सवाल अगर पूछे जाएंगे वो बन ही जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, ये हो जाता है हम लोग का चौथा सवाल, और ये कहता है कि निम्न में स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है। तो स्वच्छ जल की मछलियाँ जो अक्सर हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बिकता है वो रोहू हो जाएगा और कतला हो जाएगा। यह स्वच्छ, जहाँ पे प्रदूषित अगर वाटर हो, पानी हो, वहाँ पे ये मछलियाँ जिंदा नहीं रह पाती। ठीक है, और यह आपका ए और बी आंसर हो जाता है। इलेक्ट्रिक रे और कुत्ता मछली जो है, कुत्ता मछली, यह आपको समुद्र में ही पाया जाता है और समुद्र में आपको ये मिलेगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे खारे पानी की ये मछलियाँ हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, खारे पानी की मछलियाँ हो जाती हैं। उसके बाद अगला जो हम लोग का सवाल है, ये देखिए, कहता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहता है कि कहाँ स्थित है। ये देखिए, ये हो जाता है आपका देहरादून में हो जाता है। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। देहरादून मतलब उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1906 में किया गया था। इसकी स्थापना 1906 में किया गया था। ठीक है, और ये वन अनुसंधान संस्थान है जिसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है ना। यह देहरादून में, और देहरादून आपको उत्तराखंड में है, जिसका स्थापना 1906 में किया गया था। अगला जो सवाल है हम लोगों का छठा, कहता है कि निम्न में कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। सॉरी, अगला देखेंगे हम लोग, इसी में देख लीजिए, थोड़ा इसको आगे बढ़ा दिया जाए, है ना। चलिए, कहता है निम्न में कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद सारे के सारे भारत में है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में सिर्फ यहाँ पे एक ही है जिसका नाम है कामेत, है ना। इसका आंसर सी हो जाएगा, कामेत हो जाता है। ठीक है, और हिमालय की पर्वत चोटियों में से कामेत जो है वो भारत में है, और राज्य में अगर देखा जाए तो ये उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है, यह आपका उत्तराखंड में पड़ता है। अन्नपूर्णा की अगर बात किया जाए तो अन्नपूर्णा अगर देखते हैं तो ये आपका नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, अन्नपूर्णा कहाँ पे, तो नेपाल में हो जाता है। ठीक है, और मकालू की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नेपाल और तिब्बत का जो सीमा है ना, नेपाल और तिब्बत का जो सीमा है, तिब्बत का, यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, और यहाँ जो नामचा बरवा का नाम सुन रहे हैं, नामचा बरवा, ठीक है, ये तिब्बती हिमालय का चोटी है। ठीक है, तिब्बती हिमालय का, है ना, तिब्बती हिमालय का यह चोटी है। इसलिए देखिए, कामेत आपको भारत में है, बाकी यह नेपाल में पड़ेगा, अन्नपूर्णा। उसके बाद मकालू नेपाल और तिब्बत के सीमा पे आपको पड़ेगा, और ये देखते हैं तिब्बती हिमालय का पार्ट हो जाता है नामचा बरवा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह ज्योग्राफी का सवाल था आपका, क्योंकि ज्योग्राफी से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी के फिजिकल से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं बिहार दारोगा में।
ठीक है। और अधिकतर किसी भी कंपटीशन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर कहता है कि जापान के योकोहामा शहर में 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है कौन सा? तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित ही यहाँ पे, ठीक है, सम्मेलन किया गया था। जैसे आप देख सकते हैं 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जापान की योकोहामा में प्राकृतिक आपदाओं से कमी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस श्रृंखला का दूसरा जो सम्मेलन था 2005 में, है ना, कोबे में हुआ था। कोबे जापान में है, ठीक है। और तीसरा 2015 में हुआ, सेंडाई में हुआ, यह भी जापान में ही आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखें इसका। अगला सवाल हम लोग का है, भारतवर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है। इसको भी आप चाहे तो ज्योग्राफी में भी रख लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी का ही सवाल है, तो ज्योग्राफी से भी कम प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। भारतवर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो नून माटी तेल शोधक जो कारखाना है वो आपको असम में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? असम में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको। असम में हो जाएगा। और अगर देखा जाए इसको तो असम में तेल शोधक जो असम में गुवाहाटी में है, असम में पड़ता है ये, ठीक है। और यह इंडियन ऑयल द्वारा 1962 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। और एक इतिहास से सवाल आपका बन जाता है, 9 नंबर सवाल है। कहता है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम की अगर देखा जाए तो ये बाबर की पुत्री रहती है, बाबर की पुत्री रहती है और हुमायूं की बहन है। और ये कहा जाता है कि अकबर के कहने पर ही, अकबर, है ना, अकबर के कहने पर ही गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, ठीक है। इतना तो हो जाएगा। गुलबदन बेगम से सवाल पूछे जाते हैं, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं। हालांकि गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री हैं और बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं है, तो ये हुमायूं की बहन हो जाती है, ठीक है। और भतीजा जो है अकबर, यानी कि हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर होता है और अकबर से गुलबदन बेगम को बहुत ही ज़्यादा स्नेह था और अकबर के कहने पर ही उन्होंने हुमायूंनामा लिखा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगला सवाल हम लोग का हो जाता है 10 नंबर। तो 10 नंबर में यहाँ पे देखेंगे आप सभी। कहता है कि सीरी शहर, कहता है सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए, ये मंगोलों के अटैक से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। और इसको बनवाया गया 1303 में, 1303 ईस्वी में, यानी कि मंगोलों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को बनाया था, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अकबर 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? यही पूछ रहा है। तो उस समय देखिएगा अकबर का जो युद्ध है, बहुत सारे राजपूतों के साथ उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो उनका युद्ध होगा 10-15, आप क्रम में भी याद करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। चित्तौड़ पर आक्रमण के समय पूछता है कि वहाँ का शासक कौन था? तो देखिए, उस वहाँ का शासक उदय सिंह हो जाते हैं, आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा लिया जाए, उदय सिंह हो जाते हैं, है ना। उदय सिंह होती। इस युद्ध में मुगल सेना चित्तौड़गढ़ पर अंततः 1568 में कब्जा कर लिया था तथा राजपूत सेनानी जिसका नाम था जैमल और फतेह सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे इसी में। अगला देखिए, कहता है 12 नंबर, ये भी आपका इतिहास का ही सवाल है। शेर शाह का मकबरा पूछता है कि कहाँ है? और यह मकबरा आपके बिहार के सासाराम में पड़ता है, ठीक है। बिहार के सासाराम में पड़ता है। और कहा जाता है कि कालिंजर का जब किला जब जीत रहे थे तो लगभग 1545 में
उस समय वहाँ पे यानी कि कालिंजर में बारूद के ढेर में मतलब विस्फोट हो जाने की वजह से ये घायल हो गए और इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई, जब इन्होंने सुना कि हमने इससे जीत लिया तब जाकर के इनकी प्राण निकल गई। 1945 की ये बात है, ठीक है। और इनका मकबरा जो बार बार पूछा जाता है बिहार के सासाराम में आपको पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल है हम लोग का, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर पुस्तक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। पुस्तक जैसे मेडिवल इंडिया और आप देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत सारे किताब हैं। अगर सबसे 15 या 12-15 भी अगर प्रश्न हम लोग किताबों को अगर एक जगह कलेक्ट करके उसे याद कर लेते हैं तो कभी भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो कथा सरित सागर के लेखक कौन हो जाते हैं? आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएंगे जैसे सोमदेव ने, यहाँ पे देखिए सोमदेव ने इसको संस्कृत भाषा में लिखा था, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए। कथा सरित सागर की रचना आपको 11वीं शताब्दी में सोमदेव ने संस्कृत भाषा में की थी और वे कश्मीर के शासक अनंत पाल के समकालीन शैव ब्राह्मण थे, ठीक है, शैव ब्राह्मण थे। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 14 नंबर जो सवाल है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हो जाते हैं। ये भी सवाल आपके इतिहास से ही है। कहा जाता है कि प्रथम गणितज्ञ किसको? आर्यभट्ट को प्रथम गणितज्ञ और भूगोल शास्त्री कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। इन्होंने ही बताया सर्वप्रथम कि पृथ्वी क्या है? गोल है, ठीक है, और अपनी धुरी पर घूमती है। ये बताया आर्यभट्ट ने, ठीक है, आर्यभट्ट ने। और ये गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। गुप्त काल की बात हो रही है ना। गुप्त काल को स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्ण युग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए उसी नवरत्न में ये भी शामिल थे। तो अगला हम लोग सवाल देखें यहाँ पे, और ये आपके नास्तिक संप्रदाय से सवाल पूछा गया है। नास्तिक संप्रदाय में 6 संप्रदाय को हम लोग पढ़ते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है आपको बौद्ध और जैन, यहाँ से बार बार सवाल पूछना है। तो निम्न में से कौन से जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर। तो 23वें तीर्थंकर की बात करें तो ये देखिएगा, ये पार्श्वनाथ हो जाते हैं, ठीक है, ये पार्श्वनाथ हो जाएंगे। और ये पहला हो जाएंगे आपके पहला तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को कहा जाता है और वास्तविक संस्थापक महावीर को कहा जाता है, जो 24वें तीर्थंकर थे। और नेमिनाथ है, ये 22वें तीर्थंकर थे, ठीक है। नेमिनाथ ये क्या हो जाते हैं? 22वें तीर्थंकर है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में किसने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाते हैं। आंसर बी हो जाएगा। स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं, लेकिन कांग्रेस के मंच से स्वराज का सबसे पहला प्रयोग करते हैं दादा भाई नौरोजी। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ये पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने पुस्तक लिखी थी और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना किया था, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है कौन है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये आपके सरोजनी नायडू हो जाती हैं। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। लेकिन अगर प्रथम महिला की बात करें तो यहाँ पे एनी बेसेंट हो जाती हैं। एनी बेसेंट प्रथम और ये हो जाता है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा इनका।
तो प्रथम जो महिला हो जाएंगी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली, वो एनी बेसेंट हो जाती है। और प्रथम भारतीय महिला आपको सरोजनी नायडू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखेंगे। अगला यहाँ पे आइए, 18 नंबर सवाल है ना। चलिए इसको देख लिया जाए। 18 नंबर सवाल हम लोग देखें। देखिए 18 नंबर सवाल कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था। ठीक है, सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया गया था। तो आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और यह जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हो जाती है। जनरल ओ डायर के द्वारा निहत्थे जो लोग हैं उन पे गोलियां चला दी जाती हैं, जिससे क्षुब्ध होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी, जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इनको दिया गया था। उसी तरह कैसरे हिंद की उपाधि जो महात्मा गांधी को दिया गया था, उन्होंने भी इसी समय लौटा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ और था, शंकर नायर थे जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो यह सवाल पूछा जाता है बार बार। तो ये हो जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में टैगोर साहब ने सर की उपाधि को त्याग दिया। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे 19 नंबर सवाल है। कहता है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने। तो ये आपका आंसर 6 हो जाता है। 1937 में देखिएगा 11 में से 5 प्रांतों में जो चुनाव हुआ था 11, उसमें 5 प्रांतों में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत मिला था, जिसमें मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि मुंबई प्रांत में से लगभग बहुमत मिला। इन 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, जबकि पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन सरकारों के मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिए, ये सब बार बार पूछे ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाते हैं। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहता है किस वर्ष किया गया। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया। 1905 में अगर देखेंगे तो बंगाल का विभाजन हो जाता है, उसके 1 साल के बाद भी 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना आपको ढाका में किया जाता है। बांग्लादेश की जो अभी राजधानी है वो ढाका में किया जाता है। और यहाँ पे 2 लोग थे जिसका नाम था नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह हो जाते हैं, और एक का नाम है आगा खां के द्वारा किया जाता है। आगा खां के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है मुस्लिम लीग का। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रार्थना समाज का संस्थापक हम लोग यहाँ पे देखिए, प्रार्थना समाज का संस्थापक पूछता है कि कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं महादेव गोविंद रानडे हो जाते। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में, ठीक है याद रखिएगा, 1867 ईस्वी में मुंबई में, ठीक है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और महादेव गोविंद रानडे जो है 1889 में प्रार्थना समाज के एक सदस्य बनते हैं, है ना, सदस्य के रूप में माने जाते हैं। हालांकि विकल्प में इसका आंसर ए दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुआ, ये डायरेक्ट पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, आंसर हो जाता है 12 मार्च 1930 को हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा
12 मार्च 1930 को अपने चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम, यहाँ देखिएगा साबरमती जो आश्रम है जो अहमदाबाद गुजरात में है ना, वहीं से दांडी मार्च प्रारंभ होता है, यहीं से दांडी मार्च प्रारंभ हो जाता है और लगभग 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद ये लोग पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पे महात्मा गांधी के द्वारा सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा जाता है, नमक बना करके इस कानून को तोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछता है, कौन सा है? न्यूनतम, है ना। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर सर्वाधिक की बात कर दिया जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का है, 1106 हो जाता है ना। और ये देखिए अरुणाचल प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जो है मात्र 17 ही है, 17 व्यक्ति पे। किसका? तो अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अगर हम लोग नागालैंड की बात करें यहाँ पे तो मात्र 119 हो जाएगा और मणिपुर का 128 हो जाता है, 128 हो जाएगा और सिक्किम का 86 हो जाता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि अधिकतर सवाल ये पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है, तो बिहार हो जाता है। ठीक है, और सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे 24 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सदस्य देश हो जाते हैं। किसका? IMF का जो मेंबर है जिनकी संख्या 190 है, उन्हीं सदस्य देशों को ही इसको मतलब अलाउड है। ठीक है, अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है यह वाशिंगटन DC में हो जाएगा। ठीक है, वाशिंगटन DC में हो जाता है। ठीक है, और यह अपना वित्तीय सदस्य देशों से प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? संयुक्त घटक पूछता है किसका? बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो स्टैगफ्लेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन इसको कहा जाता है। और देखिएगा अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर में गिरावट के साथ उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी दर इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला सवाल हम लोग देख लें, और ये आपके इकोनॉमिक्स से सवाल थे। इकोनॉमिक्स से सवाल, इकोनॉमिक्स से भी सवाल बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दिया जाए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। CRR क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। देखिए कहता है कि केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर बढ़ाए जाने के फलस्वरूप वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण देने हेतु तरलता की उपलब्धता कम होगी। उसी प्रकार सांविधिक तरलता अनुपात जिसको SRR और नगद आरक्षित अनुपात SRR बढ़ाने पर भी बैंकों के पास तरलता कम होगी, जबकि CRR कम करने पर बैंकों के पास ऋण देने के लिए तरलता अधिक हो जाती है, जिससे बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, एक और सवाल है, इकोनॉमिक्स का ही है, करंट से अपडेटेड किया हुआ है और ये बार बार पूछा जाता है आपसे। जैसे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहता है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रमों में, ठीक है, कौन सा महारत्न नहीं है? कहता है कौन सा महारत्न नहीं है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? BSNL हो जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो महारत्नों की संख्या लगभग 12 हो जाता है। कौन सा? तो 12 हो जाता है, इसका संख्या हो जाता है। पूछा जा सकता है कि 12वां जो है आपका, है ना, जिसका नाम है REC लिमिटेड हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, है ना। महारत्नों की संख्या 12 है और जो 12वां हो जाता है REC लिमिटेड हो जाएगा। चलिए एक और इकोनॉमिक्स का एक सवाल हम लोग देख लें। यहाँ देखिए पूछता है कि निम्न में
से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत कौन सा है ना। कहता है कि गलत कौन सा है, तो गलत में आप देखेंगे प्रत्येक प्राचीन को समान भार दिया गया है ना। हालांकि बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है ना, इसको बनाया जाता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पे ही बनाया जाता है, ठीक है, इसके आधार पे ही बनाया जाता है। इस सूचकांक में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रत्येक पाचन का 1/6, जबकि जीवन स्तर के प्रत्येक पाचन का भारांश जो होता है 1/18 ही होता है, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक पाचन को समान भार दिया गया है, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे इसी में देखिए आपका सवाल है यहाँ पे, देखिए भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। ये भी इकोनॉमिक्स का ही सवाल है, ये भी इकोनॉमिक्स का ही सवाल है, ठीक है। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हो जाएंगे और पीसी महालनोबिस भी हो जाते हैं। जैसे में हम लोग देखेंगे भारतीय नियोजन के जो वास्तुकार हैं, है ना, ये जवाहरलाल नेहरू को ही माना जाता है। उनकी अध्यक्षता में 1950 में योजना आयोग का, ठीक है, योजना आयोग का स्थापना हुआ था। कब? 1950 में हुआ था, ठीक है, 1950 में। और इसी के आधार पर प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चला, ठीक है, इसका शुरुआत हुआ था। और कहा जाता है इसके ड्राफ्ट के.एन. राजा के द्वारा तैयार किया जाता है, के.एन. राजा के द्वारा तैयार किया जाता है ना, जो पूछा जाता है प्रश्न आपसे हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो मॉडल है, दूसरा पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है, पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। और इसीलिए यह आंसर में दोनों हो जाएगा अगर ऐसा पूछ दिया तो, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देख लें। अगला सवाल है कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। कहता है कि उनकी पहचान करिए जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो ये देखिए, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। आरबीआई का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट रूप से जनता से नहीं होता, है ना। और यही कहता है कि कार्य नहीं है, तो कौन हो जाएगा? सी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देख ले। अगला सवाल है हम लोग का, कहता है तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है ना। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो ये आपको पीली क्रांति हो जाती है, क्योंकि हमारे भारत में खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी, इसीलिए यहाँ पे क्रांति आने लगा, है ना। श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, और ये तिलहन से संबंधित है आपका पीली क्रांति, है ना, जिसको एल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, और जिसके वजह से आपको तिलहन का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? कहता है शिशु दर सबसे कम है। तो देखिए जनगणना से सवाल अक्सर पूछा जाता है ना। हालांकि 2011 का जनगणना से बहुत सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि अगला जो जनगणना है अभी तक जारी नहीं किया गया, किस वजह से रोका गया है ना। तो देखिए कहता है कि भारत के किस राज्य में शिशु दर जो है वो सबसे कम है ना। शिशु मृत्यु दर पूछता है, सबसे कम है, तो क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। और केरल में एजुकेशन रेशियो यानी कि साक्षरता दर सर्वाधिक हो जाता है, और बिहार में सबसे कम हो जाता है ना। तो ये देखिएगा, कहता है कि न्यूनतम शिशु मृत्यु दर यानी कि 1000 जीवित जन्म पर 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या, है ना। हालांकि अगर देखा जाए तो मिजोरम में 3 हो जाता है, उसके बाद नागालैंड में 4, और सिक्किम में 5, और मणिपुर और केरल में 6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले सवाल के तरफ में चलते हैं। अगला सवाल देखिए आप लोगों के सामने है। कहता है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO के नाम से भी जानते हैं, मुख्यालय कहाँ है? देखिए
कोई भी बना सकता है बार बार, ये कॉमन चीज़ें हैं और कॉमन प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन प्रश्न आपसे गलत होने लगेगा तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे, रिजल्ट रुक जाता है। ये सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं वो सही करेंगे। तो ये हो जाता है जिनेवा, ठीक है, ये जिनेवा हो जाता है और स्विट्ज़रलैंड की राजधानी हो जाता है जिनेवा, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुआ था। और ये जो स्थापना हुआ, जिसको अभी हम WTO देखते हैं, गैट के स्थान पर ही मराकेश समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बनाई गई थी, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे और मुझे लगता है कि रीजनिंग का सवाल है जो विकास सर आएंगे उनसे हम इसको करवा देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि उनकी पकड़ मैथ और रीजनिंग में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये पॉलिटी का सवाल है, ये पॉलिटी का सवाल है और कहता है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, ठीक है। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया है, ठीक है। तो इसका समावेशन आपको भाग 4 के 1 में किया गया है। हालांकि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक है, और यह 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 51 के 1A में, है ना, आर्टिकल 51 के A में इसको चर्चा किया गया है। उस समय आप देखिएगा 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वां यानी कि 86वां संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया और इस तरीके से अभी मौलिक कर्तव्य आपका टोटल कितना है, 11 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़े। ये हमारा सवाल कभी कभी देखिएगा, यहाँ से विश्व इतिहास से दारोगा आप पढ़ेंगे मेंस के लिए तो 3-4 या कभी 5 ऐसे ही 2-3 प्रश्न आपको विश्व के इतिहास से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किस विचारक का है, यह कथन किस विचारक का है। तो याद रखिए हेगेल ने यह विचार दिया था, ठीक है, हेगेल ने यह विचार दिया था। चलिए अगला देख लिया जाए। अगला सवाल 37 नंबर है हमारा। 37 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पर कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और देखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया, है ना, और इसको पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और यह लाया गया 13 दिसंबर 1946 को। पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। अगला सवाल है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई, ठीक है। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ा ले थोड़ा सा, है ना, अब दिख रहा होगा आपको। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कहता है किस वर्ष किया गया, तो यह 1929 में किया गया। और यह 1929 में देखिएगा लाहौर अधिवेशन हो रहा था, है ना, कराची के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। और इसी समय इसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और इसी में डोमिनियन दर्जे की मांग को त्याग दिया गया और पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा किया गया। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किया गया, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। अगला हम लोग का सवाल है, ये पॉलिटी से ही सवाल है आपका। कहता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बताइए कौन है प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं इसमें। तो देखिएगा, प्रथम संविधान सभा का जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको 9 दिसंबर 1946 को होता है, ठीक है, जिसमें अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। बाद में अस्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है और हमेशा के लिए बने रह जाते हैं, ठीक है। और उसको राजेंद्र प्रसाद को जो बनाया जाता है, ये 11 दिसंबर 1946 का जो बैठक होता है उसी में इनको चुना जाता है।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे। आप देखिए 40 नंबर सवाल है हम लोग का। कहता है कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में, किस शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ था और ये सबसे ज़्यादा भेबेई हो जाता है। यह 1909 का अधिनियम हो जाएगा, 1909 का अधिनियम हो जाता है। ठीक है, देखिए इसी के तहत विधान परिषदों में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, है ना, पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। इसी के वजह से आगे चल करके भारत और पाकिस्तान, जो भारत से अलग होकर के पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ, इसी का देन है 1909 का ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? वंशानुक्रम, हाँ इसके लिए आवश्यक है। जन्म, इसके लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो क्या नहीं है ये सवाल पूछता है। तो ये देखिए आपके सामने है, ये सवाल हो जाता है भारत के नागरिक बनने के लिए अधिकृत संपत्ति आवश्यक नहीं है, बाकी सबका सब जरूरी है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, आप देखिएगा यहाँ पे उपाध्यक्ष को क्या करता है, सौंपता है। और उपाध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना होगा तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र लिखित रूप से देना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यह पॉलिटी का सवाल है आपका, है ना। यहाँ देखिए भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? ठीक है, क्या कहता है? द्विसदनीय, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद ये द्विसदनीय हो जाता है। और कहता है कि कहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में नहीं है। हालांकि अगर देखेंगे अभी वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। पहले था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटने के बाद जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो वहाँ से यह अधिकार क्या हुआ? खत्म हो गया। ठीक है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 6 राज्यों में ही द्विसदनीय व्यवस्था है। जैसे बिहार हो जाएगा, है ना, बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके पॉलिटी से बहुत ही कॉमन सवाल है, इतना भी समझिए कि मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ये जानना चाहिए, सभी लोगों को जानना चाहिए पॉलिटी, है ना। कहता है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो आप देख सकते हैं, कोई भी इसको देख के बना देगा 15, 16, 19, 29, है ना। तो 15 में क्या कहता है? देखिए 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ये कहता है। ठीक है, और यह अधिकार केवल भारत में रहने वाले भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, 16 देखिए, 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता होगी भारत के नागरिकों को। ठीक है, कहता है 19 जो आर्टिकल है 19 कहता है कि वाक स्वतंत्रता, जैसे 19 में जो अधिकार प्राप्त है बोलने का, भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने का, कुछ भी कहने का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब अपने अधिकारों को मांग करने का या सरकार के नीतियों के विरुद्ध बात करने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का जो संरक्षण है उसी भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुआ। अगला हम लोग देखेंगे, जैसे सत्य कथन चुनिए कहता है। ठीक है, तो सत्य कथन में आप आ जाइए, थोड़ा सा इधर भी देख लिया जाए, है ना। सत्य कथन में कहता है यहाँ पे, तो देखिए लोकसभा में राष्ट्रपति 2 कहता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है। लेकिन अब ये क्या हुआ कि 104 जो संविधान संशोधन था, 104वां संविधान संशोधन के तहत जो राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि लोकसभा में, एक मिनट, सॉरी आपका 1 मिनट का टाइम हम ये किए।
कहता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, अब ये खत्म कर दिया गया और 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, यह अधिकार आपको राष्ट्रपति को था लोकसभा के लिए, लेकिन राज्यसभा में मनोनीत करने के लिए इनके पास जो अधिकार है 12 लोगों को ये मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, यही सब चीज़ था। चलिए आगे हम लोग देख ले, किधर गया, आगे देखा जाए। देखिए एक और सवाल है हम लोग का, और ये जो सवाल है ये पॉलिटी का ही है। कहता है कि सत्य कथन चुनिए। ठीक है, कहता है सत्य कथन चुनिए, और इसमें आंसर ए और सी हो जाएगा। ठीक है, ए और सी। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है और वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। देखिए वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है ना, आर्टिकल जो है 280 के तहत किया गया। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, और अपनी रिपोर्ट वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और ये भी सवाल हम लोग का पॉलिटी से ही हो जाता है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? किसमें? तो राज्यसभा में पूछता है। तो राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए यहाँ पे देखिएगा लगभग 25 सदस्यों की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन करने के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होती है, और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, अतः उसकी गणपूर्ति हेतु न्यूनतम कितना 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ये पॉलिटी का सवाल है, पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 48 नंबर सवाल हमारा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है। देखिए अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारण है, अभिकर्मकों की सांद्रता हो जाएगा, तापमान हो जाता, उत्प्रेरक की उपस्थिति हो जाएगा, भौतिक अवस्था, ये सारे चीज़ें होते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो ये फ्लोरेंस का सदस्य हो जाता है। किसका? फ्लोरेंस का सदस्य हो जाता है, याद रखिएगा। फ्लोरेंस जो है ये देखिए, जो एकल भित्ति ट्यूब अपरूप होते हैं जो फ्लोरेंस और ग्रेफिन के मध्यवर्ती होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग का यहाँ पे देखेंगे, आप 50 नंबर सवाल देखिएगा। 50 कहता है यहाँ पे कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है ना, तो ये बेल धातु में क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। जैसे पीतल में देखिएगा तो जर्मन सिल्वर और गन मेटल मिश्र धातु में जिंक होता है, जबकि बेल धातु में तांबा और टीन की मिश्र धातु होती है, इसमें जिंक नहीं पाया जाता। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? ये आपके बायो का सवाल है ना, और यह एस्बेस्टस के कारण हो जाता है। ठीक है, एस्बेस्टस के कारण हो जाता है। और देखा जाए तो फेफड़ों का सफ़ेद जो कैंसर है, जिसको मेसोथेलियोमा कहा जाता है ना, ये फाइबर के श्वसन के साथ फेफड़ों में जमा होने के कारण यह रोग हो जाता है। ठीक है, संसद की प्राक्कलन समिति के बारे में यहाँ पे देखिएगा। यह संसद की जो प्राक्कलन समिति है, यह अस्थाई समिति होता है, और इसमें लोकसभा के लगभग 30 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, इसमें संसद की प्राक्कलन समिति अस्थाई सदन माना जाता है, समिति माना जाता है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जाता है। यह समिति वार्षिक बजट प्राक्कलनों की जांच करती है और विभिन्न मंत्रालयों के व्यय एवं कार्य संचालन का परीक्षण भी करती है। अगला सवाल देखिए, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन बताइए कौन सा है? इकोनॉमिक्स से भी सवाल अच्छे पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए कहता है, इसमें आंसर अगर देखेंगे तो ए और बी हो जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश से राष्ट्रपति पद बाध्यकारी होता है।
ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है। ठीक है, संविधान में क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। सॉरी, 2 मिनट के लिए। तो ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर क्या देखेंगे? ए और बी दोनों हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 280(2) के तहत संसद विधि द्वारा वित्त आयोग का क्या करेगा? सदस्य अर्हताओं और उनके चयन की रीति का निर्धारण कर सकती है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए कभी कभी पूछा जाता है तो 8वें वित्त आयोग के सिफारिशों को सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो प्रश्न देख रहे हैं हम लोग का रीजनिंग और मैथ का प्रश्न हो जाता है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ का प्रश्न होता है और ये मैथ के टीचर आपको करा देंगे। ठीक है, मैथ रीजनिंग का सवाल आप देख रहे होंगे, ये सारा का सारा मैथ रीजनिंग का है। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए। चलिए 62 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे और ये भी आपको इकोलॉजी से ही सवाल पूछा जा रहा है। कहता है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? ठीक है, किसकी मात्रा कम करना है? तो ये देखिए ग्रीन हाउस गैस की मात्रा क्या करना है? कम करना है। और ये कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जुड़ी है। इस संधि पर 1997 में क्योटो कहाँ पे है? तो जापान में हो जाता है। ठीक है, हस्ताक्षर हुए तथा यह 16 फरवरी 2005 से क्या हुआ? प्रभावी हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए। अगला जो सवाल है हम लोगों का कहता है कि ऊर्जा का स्तूप यानी कि पिरामिड होता है। कौन होता है? तो हमेशा सीधा हो जाता है। ऊर्जा का पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों के मध्य एक पोषक स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर से ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। ठीक है, चलिए टाइम हम आपका बर्बाद न करें, फटाफट आपका रिवीजन ही यहाँ पे देख लिया जाए क्योंकि अभी बड़ा कीमती समय है। पूरी एनर्जी, जितना एनर्जी आपके पास है, जितना ताकत आपके पास है वो लगा दीजिए। ठीक है, एक सीट आपका कन्फर्म हो जाएगा बिहार दारोगा के लिए और बिहार एसएससी के लिए। ठीक है, पूरा एनर्जी लगाइए, कोई भी लापरवाही और आलसीपन मत दिखाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सवाल देखिए कहता है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के कास्ट का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट का जो बैट होता है वो किस लकड़ी से? तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका बिल्लू हो जाएगा, है ना। क्रिकेट बैट के निर्माण में बिल्लू वृक्ष के कास्ट का उपयोग किया जाता है। इसे विशिष्ट रूप से व्हाइट विलो की एक प्रजाति से बनाया जाता है। अगला, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, निलंबो न्यूसीफेरा है। हालांकि कमल है और कमल का ही ये नाम हो जाता है ना, कमल का ही नाम है। जैसे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय फूल जो कमल है उसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है निलंबो न्यूसीफेरा, है ना। देखिए जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता कौन हो जाएंगे? अरस्तु कॉमन प्रश्न हो जाता है ना। बायोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। निम्न में कौन सा एक कुटफल है ना? तो ये आपका पोम हो जाएगा। कुटफल कौन सा हो जाएगा? पोम हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, कीटभक्षी पादप का उदाहरण बताइए कौन सा हो जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? नेपेंथीस हो जाएंगे, है ना। और कीटभक्षी जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं? खा जाते हैं, है ना। तो अगला हम लोग सवाल यहाँ पे देखेंगे। अगला सवाल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था, है ना। तो ये देखिएगा इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, है ना। ये नहीं था।
व्यापार पूर्ण रूप से समाप्त नहीं, पूर्ण रूप से 1833 में किया जाता है ना। पूर्ण रूप से इसका जो अधिकार है वो समाप्त हो जाता है 1833 के अधिनियम के द्वारा, है ना। देखिए इसके द्वारा 1813 के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त किया जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसमें अफीम, चाय और चीन के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहता है और कुछ चीज़ों का अधिकार क्या होता है, खत्म हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, आपका फिजिक्स का सवाल है, समझे। फिजिक्स का सवाल है जो पूछा जाता है बार बार, कहता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना। ये प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मापक हो जाता है, दूरी का, ठीक है। और इसका आंसर बी हो जाएगा, 9.46 से इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाता है। कहता है एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना 9.461 गुने 10⁻12 किलोमीटर या 9.461 गुने 10⁻15 मीटर दूरी के बराबर होता है। यह वह दूरी है ना, जिसे प्रकाश एक सौर वर्ष में क्या करती है, तय करती है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 71। कहता है कि निम्न में कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदय में शामिल होता है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम हो जाएगा, है ना। न्यूटन की गति का तीसरा नियम हो जाता है। चलिए अगला देखेंगे आप लोग, न्यूटन का प्रथम, दूसरा और तीसरा जो नियम है उसको जरूर याद करिएगा, उदाहरण भी साथ साथ याद करिएगा, है ना। जो प्रश्न पूछा जाएगा बन जाएगा। निम्न में कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, वैक्यूम क्लीनर की, साफ सुथरा एकदम करने वाला। तो कौन हो जाएगा, ये बृहस्पति हो जाएगा, जिसको हम लोग जुपिटर कहते हैं, है ना। और यह वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। और ये देखिएगा, कहा जाता है कि यह अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत से क्षुद्र ग्रहों, उल्का पिंडों, है ना, धूमकेतुओं को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अन्य ग्रह इनकी टक्कर से क्या होते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है हम लोगों का, कहता है कि यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी ... तापमान पर क्या करेगा। तो देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर क्या करेगा, उबल जाएगा, है ना। क्या होगा, उबलने लगेगा। चलिए अगला हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा सवाल हो जाता है, देखिए 74 नंबर सवाल है। दोनों में आपके भाई पूछे जाते हैं, एक ज्योग्राफी में भी आएंगे और फिजिक्स में भी, दोनों में पूछे जाएंगे ये आपसे। कहता है सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो ये नाभिकीय संलयन हो जाता है। कौन सा, नाभिकीय संलयन। इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च ताप, है ना, क्या होता है, उच्च ताप और दाब पर हाइड्रोजन के दो नाभिक संलयित होकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे बृहत ऊर्जा, बहुत सारे ऊर्जा का निर्माण होने लगता है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 75 नंबर सवाल है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, नाइट्रेट, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम में बच्चों के रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है, ऑक्सीजन का परिवहन क्या हो जाता है, प्रभावित होने लगता है, जिसके कारण उनकी त्वचा नीली पड़ जाती है ना, नीली पड़ जाती है। और यह मुख्य रूप से नाइट्रेट के संदूषण के कारण होता है। जब बच्चे का नाइट्रेट संदूषित जल पिलाया जाता है तो उसके शरीर में नाइट्रेट नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। यह नाइट्राइट रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मेथिग्लोबिन बनाते हैं, जो कि ऑक्सीजन के परिवहन में क्या होता है, अक्षम हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ब्रॉटलैंड रिपोर्ट को सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या हो जाता है, तो और कॉमन फ्यूचर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, एक प्रश्न जरूर पूछा जाए, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 मार्च को मनाया जाएगा, ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपको 78 नंबर। कहता है कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो ये देखिए रबड़ के लिए उत्पादन जानी जाती है। गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियाँ हैं, पूछा जाता है। तो गारो की जो पहाड़ियाँ हैं चाय और वर्तमान में रबड़ बगानों के उत्पादन के लिए क्या है, जानी जाती है, ठीक है।
अगला देखिए, भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया? तो ये देखिए 1988 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1988 में। कुछ फैक्ट से याद करना पड़ेगा, है ना। और देखिए यहाँ पे नेफा का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछता है तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाएगा, है ना, नॉर्थ। अब देखिए 1972 में अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्सीमांकन किया गया और 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये सवाल कहता है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो देखिए गाय का नस्ल हो जाता है। यह गाय का नस्ल यह भारत में और साथ ही साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी यह पाया जाता है, जो सर्वाधिक दूध देता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग का है 82 नंबर सवाल। और 82 नंबर सवाल कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इस तरीके से दक्षिणतम बहुत सारे ऐसे तो 5 मिनट शो में आपके ऐसे प्रश्न जो मिलेंगे 2-3 मिनट में बहुत सारे फैक्ट आपको याद करवाया जाएगा। और ये शो आज से 8-10 वीडियो इसी तरह से अपलोड किया जाएगा आज से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी लोग के लिए, जीएस स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। जैसे में आप देख सकते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में क्या है? दक्षिणी सिरे पर स्थित है। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हो जाता है, लोनावाला। ठीक है, इसका संचालन जो है टाटा पावर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, टाटा पावर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 84 नंबर सवाल देखिएगा। 84 कहता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना 1948 में किया गया, है ना। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना तत्कालीन वैज्ञानिक जो थे अनुसंधान विभाग के तहत 1948 में की गई। 1954 से परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत लाया गया। ठीक है, अगला सवाल है नामदफा बाघ अभ्यारण्य। कहता है कि नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो है और ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसे याद रखिएगा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट का भाग है। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाता है? तो अनाई मुड्डी हो जाएगा, है ना, अनाई मुड्डी हो जाएगा। वर्तमान में देखें तो केरल हो जाएगा। ये आपका समझिए कि मैथ रीजनिंग से सवाल है ना, मैथ रीजनिंग से सवाल हो जाता है। चलिए मैथ रीजनिंग का सवाल है। चलिए 93 नंबर सवाल जो है आपके पास, ये बायो का सवाल हो जाता है। कहता है कि पाचन तंत्र का कौन सा HCl स्रावित करता है? तो ये कौन हो जाएगा? अमाशय हो जाएगा, है ना। मानव शरीर के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावन गैस्ट्रिक एसिड के रूप में अमाशय से होता है। एक वयस्क मानव के शरीर में भोजन के पाचन हेतु प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर गैस्ट्रिक एसिड का स्राव होता है। ठीक है, ये 93 नंबर सवाल था। और मुझे लगता है कि अब सिर्फ मैथ रीजनिंग ही होगा, है ना, मैथ रीजनिंग ही है। चलिए एक सवाल और भी है, कलोल विद्युत परियोजना। देखिए परियोजना बहुत पूछा गया है ना। और ये कलोल विद्युत जो परियोजना है यह गुजरात में है, गांधीनगर में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और ये हमारा 100 का जो सवाल है ना, ये देखिए इसका आंसर डी हो जाता है और यहाँ ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सिर्फ पढ़ाई में ही लगाइए। दरोगा के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कर लीजिए और मूल्यांकन जरूर करिए। और जो फैक्ट है उसको आप एकदम जुबानी याद करिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, बाकी सभी टाइम को पोस्टपोन्ड कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप रिवीजन में और जितनी एनर्जी है उस एनर्जी का इस्तेमाल करिए ताकि एक सीट आपका कन्फर्म हो जाए। ठीक है, और हम लोग मैथ, रीजनिंग और जितने भी जो जीएस का पार्ट है कोशिश करेंगे सारा का सारा, यानी कि 5 मिनट शो में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो सिर्फ एग्ज़ाम से ही रिलेटेड होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, वहीं पे हम लोग काम करेंगे, है ना। एकदम कम टू द पॉइंट, कोई इधर उधर वाली बात नहीं। तो चलिए आप लोग अच्छा से पढ़िए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।